Hello student, welcome in SGPS online classes and welcome in class 11 commerce. You all are passing 10th class and now you are in class 11th and you choose subject commerce. आप सब ने 10वीं कक्षा के बाद जो अपना सब्जेक्ट चूज़ किया है वो है कॉमर्स। तो सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि कॉमर्स है क्या और उसके बाद हम अपने टॉपिक पे आएंगे, अपने सब्जेक्ट पे आएंगे। आपने जो कॉमर्स चूज़ किया है उसको अगर अपन एज ए डेफिनेशन देखें तो कॉमर्स इंक्लूड ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड। कॉमर्स में दो चीज़ें शामिल की जाती हैं, एक तो ट्रेड, ट्रेड का मतलब है व्यापार और ट्रेड में होता है खरीदना बेचना, प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट, सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स नॉन एज ट्रेड। एंड सेकंड थिंग जो कॉमर्स में इंक्लूड होता है वो है ऑक्सिलरी टू ट्रेड, यानी कि जो सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ हैं ट्रेड की, एक बिजनेस को करने में, एक ट्रेड को करने में जो सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ चाहिए जैसे इंश्योरेंस, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, ये सारी चीज़ें मिलके कॉमर्स बनती है। तो कॉमर्स का एरिया बहुत ही वाइडर है। कॉमर्स में दोनों चीज़ें इंक्लूड हो रही है, ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड। आपने एज ए स्ट्रीम चूज़ किया है कॉमर्स और इस कॉमर्स में आपको जो सब्जेक्ट पढ़ने हैं, हिंदी इंग्लिश आपके कंपलसरी है, उसके अलावा जो सब्जेक्ट हैं आपके वो जो आपके लिए बिल्कुल नए हैं उनको हम समझते हैं और उसके बाद अपने सब्जेक्ट पे आते हैं। तो आज की क्लास है अकाउंटेंसी पे और पहले इससे अपन कॉमर्स में जो जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं उनको अपन डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद अपन अपने सब्जेक्ट पे आएंगे। तो आप देख सकते हैं कि कॉमर्स में जो है मेजर जो है तीन ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, फर्स्ट अकाउंटेंसी, सेकंड बिजनेस स्टडी एंड थर्ड इकोनॉमिक्स, और उसमें ऑप्शन में आप मैथ्स भी ले सकते हैं। तो जब आपने एक ट्रैक चूज़ किया है कॉमर्स, तो कॉमर्स का आपको नॉलेज होना चाहिए, उसके साथ साथ ये जो सब्जेक्ट आने वाले हैं आपके उनका भी आपको नॉलेज होना चाहिए। तो कॉमर्स हमने समझा, कॉमर्स इंक्लूड ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड, यानी कि ट्रेड यानी कि व्यापार और उसमें जो सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ है जो बिजनेस करने के लिए ज़रूरी होती हैं और उसको सपोर्ट करती है, हेल्प करती है, वो सारी एक्टिविटीज़ इसमें कॉमर्स में इंक्लूड होती है। तो कॉमर्स का जो बैकग्राउंड है उसकी चारों तरफ मेन जो है वो बिजनेस और उसकी एक्टिविटीज़ और उसकी सपोर्टिंग एक्टिविटीज़, ये चारों तरफ घूमती रहेंगी। तो इस कॉमर्स सब्जेक्ट में सबसे पहले अपन देखते हैं जो फर्स्ट इसका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो है अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी क्या है इसको हम समझेंगे और एज ए सब्जेक्ट हम बात करें तो अकाउंटेंसी इज अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग अकाउंटिंग। सेकंड अपन बात करें तो सेकंड आपका जो सब्जेक्ट है ऑप्शनल वो है बिजनेस स्टडी। नाम से ही पता चल रहा है, स्टडी ऑफ बिजनेस, बिजनेस और स्टडी से मिलकर बना है ये बिजनेस स्टडी। और इस सब्जेक्ट में आपको बिजनेस रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस और उसके अलग अलग जो भी पार्ट हैं वो सारे आपको इस सब्जेक्ट में पढ़ने को मिलेंगे। फिर है अगला सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स और ऑप्शन में है मैथ्स। मैथ्स से तो आप परिचित ही हैं क्योंकि आपने 10th तक मैथ्स पढ़ी हुई है, उसके आगे की जो लेवल हैं उस लेवल की मैथ्स आपको इसमें पढ़ने को मिलेगी। साथ में जो आपका ऑप्शन है वो है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स जो अपनी इकोनॉमी है उससे रिलेटेड सारा जो इंट्रोडक्शन इंफॉर्मेशन उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। तो ये एक बार मोटा मोटी अपन ने सब्जेक्ट देखे जो कि आपको इस कॉमर्स स्ट्रीम में पढ़ने हैं। अब अपन जो आज क्लास हम लेंगे वो है अकाउंटेंसी की और उसी पे अपन फोकस करते हैं, उसी पे अपन आगे बढ़ते हैं। तो आज सबसे पहले अपन समझते हैं जो अपना सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी और उससे रिलेटेड थोड़ी सी जानकारी।
तो अकाउंटेंसी अपन स्टार्ट करें उससे पहले हम देखते हैं कि जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, जैसे आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, तो उस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आपको पैसे की व्यवस्था करनी होती है। फिर आप उसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो आप कुछ खरीदते हैं, कुछ बेचते हैं, किसी को उधार भी बेचते हैं, कैश में भी बेचते हैं, और ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी होती है। तो हम बात करें अकाउंटेंसी की, तो सबसे पहले अकाउंटेंसी की नीड क्या है, ज़रूरत क्या है, वो अपन समझें। उसके बाद अपन इस अकाउंटेंसी को डिस्कस करेंगे, अपने सब्जेक्ट को, और फिर और अपन आगे इससे रिलेटेड नॉलेज लेंगे। तो बच्चों, सबसे इजी सब्जेक्ट भी अकाउंटेंसी है कॉमर्स में, और आप चाहें तो इसको सबसे हार्ड भी बना सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। ये सब्जेक्ट पूरा का पूरा एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जिसमें 80 to 90% जो है आपको प्रैक्टिकल जो क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, वो फेस करनी होगी। और इसका माइनर पार्ट 10 to 15%, 20% लगभग अगर अपन देखें तो थ्योरी पार्ट जो है वो होता है। तो अकाउंटेंसी जैसा कि एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बिना प्रैक्टिस के नहीं समझा जा सकता। तो इसमें जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको ये सीखने में मज़ा भी आएगा और अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होगी। तो आप अकाउंटेंसी को सबसे इजी सब्जेक्ट अगर बनाना चाहते हैं, तो उसमें आप प्रैक्टिस पे जो है सबसे ज़्यादा फोकस करना होगा आपको। ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो जितनी ज़्यादा सोल्व करेंगे, उतना आप इस सब्जेक्ट को अच्छे से समझ पाएंगे, और ये आज सब्जेक्ट आपके लिए सबसे ज़्यादा स्कोरिंग और इजी बन जाएगा। तो हम बात करते हैं कि सबसे पहले अकाउंटेंसी की ज़रूरत क्या है, पढ़ने की ज़रूरत क्या है, इसको क्यों ज़रूरी है अकाउंटेंसी, और फिर समझेंगे कि इसमें क्या होता है, कैसे क्या अपन इसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को फेस करते हैं, वो सारी चीज़ें अपन समझेंगे। लेकिन सबसे पहले बात ये होती है अकाउंटेंसी क्यों ज़रूरी है। तो जैसा कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो उस बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शन, सारी बातें आप याद नहीं रख सकते कि कब किसको कितना बेचा। मान लो दिन भर में आपके कस्टमर आ रहे हैं 10, 15, 20, 50, तो उन कस्टमर में से किसी को आप उधार भी देते हैं, क्योंकि वो आपका रेगुलर कस्टमर है, आपका उस पर ट्रस्ट है, तो आप उसको उधार भी देते हो, और कुछ कस्टमर को आप कैश भी सेल करते हो। इसके अलावा जब जब आपका स्टॉक शॉर्ट होता है, तो आप परचेज भी करते हो। तो नॉर्मली ये बिजनेस में होता है कि सारे की सारी चीज़ें आप एज इट इज़ जो है वो याद नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पे एक लिमिटेशन है कि सारी की सारी चीज़ें जो ह्यूमन मेमोरी में है, वो एज इट इज़ जो है अपन मेमोराइज नहीं कर सकते। तो कब किसको कितना दिया है, मान लो पर्टिकुलर किसी पर्सन को आपने बेचा, 1000 रुपये का बेचा, और आप मान लो भूल गए, तो आपको नुकसान होगा। या आपने 1000 का बेचा और आप सोच रहे हो कि उसको मैंने ज़्यादा का बेचा है, तो भी आपका जो कस्टमर है वो टूट जाएगा और आगे से आपकी शॉप पे नहीं आएगा, अगर आपने जितना मांगते हो उससे ज़्यादा मांगा तो। यानी कि आपको सही सही एग्जैक्ट जो है इंफॉर्मेशन चाहिए कि आप किससे कितना पैसा मांगते हो, या किसको कितना पैसा आपको देना बाकी है। तो ये सारी चीज़ें हम याद नहीं रख सकते। तो उसके लिए ये पूरा जो है अकाउंटेंसी है, और उसमें आप प्रॉपर हर एक ट्रांजैक्शन को मेमोराइज करने के लिए आप इनको रिकॉर्ड करते हो, और ये सारी चीज़ें आपके टाइम से टाइम जो जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए बिजनेस से रिलेटेड, वो आपको हेल्प करती है, और आपकी बिजनेस को स्मूथ रनिंग में भी हेल्प करती है, साथ के साथ आपकी बिजनेस की गुडविल बनाती है। तो ये हमने अपनी भाषा में इसको एक बार समझा। अब अपन सब्जेक्ट और इस टॉपिक पे आते हैं अकाउंटेंसी पे, कि अकाउंटेंसी का मीनिंग क्या है। एज ए सब्जेक्ट अपन बात करें, तो जैसा मैंने आपको बताया, अकाउंटेंसी इज ए सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज रिलेटेड टू अकाउंटिंग। Accountancy refers to the systematic knowledge of the and the principle of and technique applied in accounting। तो बेसिक इसमें अकाउंटिंग से रिलेटेड जितने भी प्रिंसिपल है, अकाउंटिंग से रिलेटेड जो भी नॉलेज है, अकाउंटिंग से रिलेटेड जो भी टेक्निक्स हैं, वो सारी की सारी इस सब्जेक्ट में आपको पढ़ने को मिलेगी। तो
तो अकाउंटेंसी एक वाइडर टर्म है जो एक सेट है, एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, और साथ में एक प्रिंसिपल, टेक्निक्स, वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है। तो इन शॉर्ट हम अकाउंटेंसी को समझें तो शॉर्ट में अपन कह सकते हैं accountancy is refers to systematic knowledge of the principle and the technique applied in accounting। यानी कि अकाउंटिंग में जो भी टेक्निक अप्लाई हो रही है, जो प्रिंसिपल अप्लाई हो रहे हैं, उसका एक सिस्टमेटिक नॉलेज जो है वो है अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी एक वाइडर टर्म है जिसमें सारे प्रिंसिपल, टेक्निक और अकाउंटिंग से रिलेटेड नॉलेज जो है वो इसमें भरा हुआ है। और उस नॉलेज को समझने के लिए, लेकिन यहाँ पे हमने जो बात करी किसका नॉलेज है इसमें, अकाउंटिंग का। यानी कि अपने को जो सीखना है वो अकाउंटिंग सीखनी है, और उस अकाउंटिंग को सीखने के लिए पूरा का पूरा सेट ऑफ प्रिंसिपल, सेट ऑफ टेक्निक और सारा नॉलेज जो है वो अपने को इस सब्जेक्ट से मिलेगा। तो ये बात हुई अकाउंटेंसी की। अब अपन अकाउंटेंसी के बाद आगे अगर बढ़ें तो इसमें जो बात आई है कि इसमें जो सिस्टमेटिक नॉलेज है प्रिंसिपल का और टेक्निक्स का, और वो किस में अप्लाई करनी है आपको, अकाउंटिंग में। यानी कि अकाउंटेंसी का जितना भी नॉलेज है वो पूरा का पूरा आपको अकाउंटिंग सीखने में यूज़ करना है। यानी कि आपको सीखना क्या है, अकाउंटिंग, और उसमें हेल्प कौन करेगी, अकाउंटेंसी। तो ये दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो अभी 11th पास आउट भी कर चुके हैं, अगर उन्होंने सिस्टमेटिकली नहीं समझा है तो वो इन दोनों में डिफरेंस नहीं, दोनों को एक ही मानते हैं कि अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग एक ही है, लेकिन ये दोनों अलग अलग है। अकाउंटिंग जो है वो अकाउंटेंसी से हम सेपरेट करते हैं। जो सीखनी है अपने को वो अकाउंटिंग है, और जो इससे रिलेटेड, सीखने से रिलेटेड जितना भी नॉलेज, प्रिंसिपल, टेक्निक का सेट है वो अकाउंटेंसी। तो ये दोनों में डिफरेंस हुआ। तो ये तो एक चीज़ क्लियर हो गई कि इस अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में जो अपने को सेंट्रल पॉइंट, यानी कि जो इसका की फैक्टर है वो है अकाउंटिंग, जो सीखना है वो है अकाउंटिंग। तो अब हम अकाउंटिंग की बात करते हैं। इस अकाउंटिंग को वापस अपन दो पार्ट में बांट सकते हैं, इसके अंदर ही बुक कीपिंग भी इंक्लूड होती है। अकाउंटिंग वाइडर टर्म है, तो हम अकाउंटिंग और बुक कीपिंग को भी थोड़ा थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन के रूप में अपन समझ लेते हैं, और फिर हम आगे जो अपना मेन फोकस है अकाउंटिंग के उस पर आएंगे। तो अब हम बात करें वापस से, तो अकाउंटेंसी जो आपने समझा वो क्या है, अकाउंटेंसी refers to systematic knowledge of the principle and the technique applied in accounting। यानी कि अकाउंटिंग में जो भी प्रिंसिपल और टेक्निक अप्लाई हो रही है उसका नॉलेज अपने को मिलेगा अकाउंटेंसी में। अब अकाउंटेंसी से हम आते हैं अकाउंटिंग पे। तो अकाउंटिंग जो है वो अभी जैसा हमने डिस्कस किया, अकाउंटिंग इज ए बोर्ड टर्म एंड इट इज इंक्लूड bookkeeping. Besides the bookkeeping, it also include summarization and classification of transactions। यानी कि अकाउंटिंग में दो चीज़ें इंक्लूड हैं, एक तो बुक कीपिंग और उसके साथ साथ उसका समराइजेशन और क्लासिफिकेशन, और लास्ट में उसका इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस, ये भी इसमें इंक्लूड है। तो इसमें बेसिक चीज़ बुक कीपिंग है, अकाउंटिंग में बेसिक बुक कीपिंग है, और बुक कीपिंग के साथ साथ उसका समराइजेशन, क्लासिफिकेशन, और आगे हम उसका इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस ये समझेंगे। ये पूरा एक तरह से अपना सिलेबस है, लेकिन अब सारी चीज़ें अपन एक ही टाइम पे नहीं समझ सकते, तो बुक कीपिंग को अपन बाद में वापस से समझेंगे। कुल मिला के मेजर बोर्ड टर्म है अकाउंटिंग, अकाउंटिंग अकाउंटिंग और उसके अंदर ही आ रही है बुक कीपिंग। यानी कि बुक कीपिंग के साथ साथ उसका एनालिसिस, समराइजेशन और ये सारा अपन अकाउंटिंग को डिस्कस करेंगे, उसमें अपने को सीखने को मिलेगा। तो ये बात हुई अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग और बुक कीपिंग का जस्ट इंट्रोडक्शन है। इन सारी चीज़ों को अपन डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहला अपना जो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग ये चैप्टर फर्स्ट है वो अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे इसके मीनिंग से।
तो अकाउंटिंग का मीनिंग अपन डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे जैसा अपने ने डिस्कस किया है बुक कीपिंग को, उसको भी समझेंगे, और एक एक करके अपन धीरे धीरे इसके प्रैक्टिकल पार्ट की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन इसका जो बेसिक है, जैसा कि अपन ने डिस्कस किया कि अपना पूरा जो सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी, उसमें नॉलेज है अकाउंटिंग के प्रिंसिपल और टेक्निक जो उस पर अप्लाई हो रही है उसका नॉलेज उस सब्जेक्ट में है, और उसी पे अपने को फोकस करना है। तो मेन चीज़ है अपने जो सीखना है इस अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में, वो सीखनी है अपने को अकाउंटिंग। तो सबसे पहले अपन इसके मीनिंग को डिस्कस करते हैं। अब जैसा कि आप हायर क्लास में आ चुके हो, 10th से आप 11th में आए हो, तो 11th में आपको किसी भी चीज़ के मीनिंग को डिस्कस करने से पहले जो जो उससे एक रिलेटेड डेफिनेशंस हैं, जो अलग अलग इंस्टीट्यूशन की हो सकती है, अलग अलग जो फिलोसोफर हुए हैं, जो ऑथर हुए हैं उस सब्जेक्ट के, उनकी हो सकती है, उन सबको अपन डिस्कस करके एक कॉमन जो है डेफिनेशन अपन निकालेंगे। तो इसी क्रम में हम समझते हैं बहुत सारी जो अलग अलग डेफिनेशन है, 2 या 3 अपन डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, और उन डेफिनेशन के बाद एक कंक्लूसिव और एक शॉर्ट में अपनी लैंग्वेज में एक अपन अपनी डेफिनेशन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले अपन समझने जा रहे हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग के लिए अपन डेफिनेशंस जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपन जो डेफिनेशन समझने जा रहे हैं वो है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटिंग AICPA, और ये डेफिनेशन 1941 में दी गई थी। उस डेफिनेशन को अपन डिस्कस कर रहे हैं। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying and summarizing in a significant manner and in term of money, transaction and event which are in a part at a list of financial character and interpreting the result thereof। तो ये डिफाइन किया है। तो इस डिफाइन में अकाउंटिंग को क्या माना है, एक आर्ट माना है। आर्ट किसी भी वर्क को अपन सिस्टमेटिक वे में करते हैं तो वो आर्ट बन जाता है। तो अकाउंटिंग में भी हम जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं जो बिजनेस में होते हैं उनको अपन एक सिस्टमेटिकली बुक में रिकॉर्ड करते हैं। तो ये एक आर्ट हो गई, और ये आर्ट किसकी हुई, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग अपन सिमिलर नेचर के जो भी आइटम्स हैं उनको पर्टिकुलर किसी कैटेगरी में क्लासीफाई करें तो वो कहलाता है क्लासिफिकेशन। उसके बाद समराइजेशन। समराइजेशन समरी आप समझते ही हैं, जैसे आपने इंग्लिश में पढ़ा है, कोई चैप्टर होता है उसकी समरी आपको लिखने को कही जाती है, तो उसमें अपन शॉर्ट में उस सारी चीज़ों को कवर करते हैं, वो होता है समराइजेशन। इन ए सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म ऑफ मनी, यानी कि ये सारी चीज़ें जो अपन रिकॉर्ड करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, समराइजेशन करेंगे, वो करेंगे इन टर्म ऑफ मनी, यानी कि जो अपनी करेंसी है रुपीज़, उस करेंसी में रुपीज़ में अपन उसको शो करेंगे, और वो पर्टिकुलर जो भी टर्म्स हैं वो मनी में उसका मेजरमेंट होना ज़रूरी है, यानी कि उसको अपन रुपए पैसे में गिन सकें, आंक सकें, उसी को अपन अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करेंगे। और उसके बाद विच आर पार्ट एटलीस्ट ऑफ ए फाइनेंशियल कैरेक्टर, यानी कि उसमें फाइनेंशियल कैरेक्टर होना चाहिए। और फाइनेंशियल कैरेक्टर, ये कोई भी आइटम में फाइनेंशियल कैरेक्टर तब शो होता है जब उसकी कोई वैल्यू हो जिसको अपन अपने रुपीज़ में फाइंड आउट कर सकें। एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट, उसके बाद इंटरप्रिटेशन, यानी कि जो आउटपुट आया है उसको आपको अपने लॉजिक अप्लाई करके उसको इंटरप्रेट करना है उस रिजल्ट को। तो ये सारी चीज़ें इसमें डेफिनेशन में देखने को मिलती है जो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट ने दी है। अब दूसरी डेफिनेशन अपन डिस्कस करते हैं जो दी है स्मिथ एंड एस्ब्रो ने। अब इस डेफिनेशन में भी लगभग यही बात आएगी, लेकिन थोड़ी सी उसमें लैंग्वेज चेंज हो गई है। तो अकाउंटिंग इज द साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग बिजनेस, जैसा पिछले में आया था उसने आर्ट माना, इसने साइंस मान लिया, लेकिन है वही रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड इवेंट, प्राइमरीली ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड आर्ट ऑफ मेकिंग सिग्निफिकेंट समरीज
and analyze interpretation of those transaction and event, communicating the result to the person who must take decision of form judgment. तो यहाँ पे अकाउंटिंग को क्या माना है? अकाउंटिंग को एक साइंस माना है, जिसमें साइंस में क्या होता है? प्रिंसिपल। तो वैसे ही अपने अकाउंटिंग में भी बहुत सारे प्रिंसिपल है जो आगे पढ़ने को मिलेंगे, उन्हीं प्रिंसिपल पे पूरी अकाउंटिंग बेस्ड है, तो इसलिए इसने इसको साइंस माना है। और साइंस किसकी माना है? रिकॉर्डिंग करने की, क्लासिफिकेशन करने की, और किसका? उन ट्रांजेक्शन और इवेंट का जिनको अपन फाइनेंशियली यानी कि मनी में मेजर कर सकें, रुपए पैसे में उसको गिन सकें, वो फाइनेंशियल कैरेक्टर कहलाता है किसी भी ट्रांजेक्शन का। और मेकिंग सिग्निफिकेंट समरीज यानी कि जिसमें से कोई लॉजिकल समरी जो है अपन फाइंड आउट करें और उसका यूज होगा किसी पर्सन को डिसीजन मेकिंग में, और जो उससे रिलेटेड है वो उससे रिलेटेड कोई जजमेंट ले सकें। यानी कि ये सारा जो भी किया अपन ने, रिकॉर्डिंग किया, क्लासिफिकेशन किया, समराइजेशन किया, उस आउटपुट से पर्टिकुलर कोई भी पर्सन अपना एक जजमेंट ले सके। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने अपनी डेफिनेशन में कवर की हैं। अब उसके बाद अपन और डेफिनेशन देखते हैं अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन की। उन्होंने भी शॉर्ट में इसको समझाया है। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू परमिट इन्फॉर्म जजमेंट एंड द डिसीजन बाय द यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन। इन्होंने बहुत ही शॉर्ट में कर दी है इसको। अकाउंटिंग इज ए प्रोसेस, इन्होंने प्रोसेस मान लिया है अकाउंटिंग को, और उस प्रोसेस में क्या है? आइडेंटिफाई करना, मेजरिंग यानी कि उसको मनी टर्म में मेजरिंग, कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू परमिट इन्फॉर्म्ड जजमेंट एंड डिसीजन बाय यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी कि अकाउंटिंग को एक ऐसी प्रोसेस माना है जो आइडेंटिफाई, मेजर और कम्युनिकेट करे उस सारे इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन को। जो इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन वो होगी जिसको अपन रुपए पैसे में काउंट कर सक रहे हैं, और उससे कोई ना कोई जजमेंट या डिसीजन लिया जा सके, जो इसके यूजर हैं वो इससे जजमेंट ले सकें। तो ये डिफाइन किया है अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन ने। अब एक और अपन डेफिनेशन इसकी देखने जा रहे हैं जो इन 1970 में दी थी। अमेरिकन प्रिंसिपल बोर्ड ऑफ AICPA ने इसको डिफाइन किया है। अकाउंटिंग इज अ सर्विस एक्टिविटी, इट इज फंक्शन टू प्रोवाइड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन primarily financial in nature about economic entities that is intent useful in making economic decision। तो ये इन्होंने इस टाइप से इसको डिफाइन किया है। इसको एक सर्विस एक्टिविटी माना है, और इसका जो फंक्शन है वो मेन फंक्शन है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना, और वो है क्वांटिटेटिव यानी कि मेजरेबल इंफॉर्मेशन जो है वो इसके यूज़र को प्रोवाइड करना इसका मेन फंक्शन है अकाउंटिंग का, जो कि प्राइमरी फाइनेंशियल नेचर की है। यानी कि हर एक डेफिनेशन में फाइनेंशियल नेचर आया है, यानी कि उन्हीं चीज़ों को अपन अकाउंटिंग में रिकॉर्ड कर सकते हैं जो फाइनेंशियल नेचर की है, जिनको अपन रुपए पैसे में काउंट कर सकते हैं, और वो यूजफुल होनी चाहिए डिसीजन मेकिंग में पर्टिकुलर किसी पर्सन के या बिजनेस एंटिटी के। यहाँ पे इकोनॉमिक एंटिटी वर्ड यूज़ किया है। इकोनॉमिक एंटिटी यानी कि जो बिजनेस कर रहा है उसकी बिजनेस फर्म को अपन एंटिटी बोलते हैं। इसमें इसको और डीपली अपन आगे समझेंगे, अभी सिर्फ अपन डेफिनेशन समझना चाह रहे हैं, अकाउंटिंग का मीनिंग समझना चाह रहे हैं। तो ये जो चार हमने देखी उसके बेस पे अपन एक कॉमन जो डेफिनेशन है वो बना सकते हैं। आप देखें इन सारी डेफिनेशंस में बेसिक चीज़ आई है रिकॉर्डिंग, उसके बाद सेकंड चीज़ आई है क्लासिफिकेशन, और उसके बाद आया है समराइजेशन, और फिर आया है उसके यूज़र को इसको कम्युनिकेट करना। तो इन चारों को अपन मिला लें तो इसकी डेफिनेशन बन जाती है। तो ये डेफिनेशन जो है फाइनल बनती है। In brief, accounting may be defined as a process of recording, classifying, summarizing, and communicating the financial information to the user of accounting services for making rational decision about the entity। इसको अपन और शॉर्ट में समझना चाहें
तो ऐसे भी अपन इसको समझ सकते हैं। अकाउंटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, क्लासिफाई देम, समराइज देम एंड कम्युनिकेट टू इट्स यूजर फॉर टेकिंग अ मीनिंगफुल डिसीजन। तो ये जो डेफिनेशन हुई है उस डेफिनेशन को अपन शॉर्ट में वापस डिवाइड करें तो इसमें सबसे पहली बात आई है अकाउंटिंग इज ए प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब है बहुत सारी एक्टिविटी को आप पर्टिकुलर एक सीक्वेंस में अरेंज करो तो वो प्रोसेस बन जाती है। यानी कि ये एक वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, प्रोसेस है। यानी कि एक काम करके ये ख़त्म नहीं होगी, इसका प्रोसेस है और इसमें बहुत सारी एक्टिविटी हैं। और उस एक्टिविटी में सबसे पहले एक्टिविटी है रिकॉर्डिंग। और रिकॉर्डिंग जैसा कि अपन समझते हैं, रिकॉर्डिंग आपने जैसे आपका कोई फैमिली फंक्शन है या मैरिज सेरेमनी है, बर्थडे सेरेमनी है, तो उसमें आप रिकॉर्डिंग करते हैं, वीडियो कैमरा में आप रिकॉर्ड करते हैं। तो रिकॉर्डिंग का आपका पर्पज़ है कि उस मोमेंट को आप कुछ दिन बाद, कुछ साल बाद वापस चाहें तो उसको देख सकते हैं। यानी कि जब चाहे तब अपन वापस देख सकते हैं, ये मेन पर्पज़ होता है रिकॉर्डिंग का। तो यहाँ पे भी जो पहली एक्टिविटी है वो है रिकॉर्डिंग की, और उसमें रिकॉर्डिंग का पर्पज़ यही है कि ताकि उसको वापस से देखा जा सके। तो बिजनेस में जितने भी ट्रांजेक्शन है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, उनको अपने को रिकॉर्ड करना होता है। ट्रांजेक्शन मतलब बिजनेस में जो चीज़ हो रही है, लेन देन हो रहा है, जैसे अपन ने कोई चीज़ खरीदी, कोई चीज़ बेची, किसी को पेमेंट किया या किसी से पेमेंट रिसीव किया, ये सारी चीज़ें ट्रांजेक्शन कहलाती है। और इसके साथ अगर इसका कुछ आउटपुट भी आता है साथ के साथ तो वो इवेंट बन जाता है। तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और इवेंट जैसे आपने पर्टिकुलर कोई चीज़ 10 रुपए की है वो 12 रुपए में बेची, तो यहाँ पे कुछ साथ में हैपनिंग हुई, यानी कि कुछ हुआ क्या, यहाँ पे 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो उससे कुछ रिजल्ट आ रहा है, चाहे वो फायदा हो या नुकसान हो, तो वो इवेंट बन जाता है। जस्ट आपने किसी को पेमेंट दिया, मान लो किसी को आपने 100 रुपए दिए, तो उसमें 100 रुपए का प्रॉफिट नहीं होगा या 100 रुपए का लॉस नहीं हुआ, केवल एक पेमेंट है जो आपने किया, तो ये ट्रांजेक्शन है। लेकिन ट्रांजेक्शन के साथ साथ अगर कुछ होता है, चाहे वो प्रॉफिट हो या लॉस हो, तो वो इवेंट बन जाता है। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि अकाउंटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इवेंट। इनको रिकॉर्ड करना जो है इसका बेसिक जो है वो फंक्शन है, इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। सेकंड है इसमें क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग में अपन क्या करते हैं, इसमें सिमिलर जो नेचर के आइटम्स हैं उनको अलग अलग कैटेगरी में अपन छांट सकते हैं। जैसे क्लासिफिकेशन आप करते हैं, क्लास में अपन क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, जैसे बॉयज़ एंड गर्ल्स। अब बॉयज़ एंड गर्ल्स का भी अपन क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, जैसे मान लो फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, डिवीजन वाइज, ये परसेंटेज वाइज, या अलग अलग जो कैटेगरी है उस कैटेगरी के बेस पे अपन अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं, वो क्लासिफिकेशन कहलाता है। तो ये क्लासिफिकेशन भी इसका अकाउंटिंग का सेकंड जो है वो एक्टिविटी है इस अकाउंटिंग प्रोसेस की। उसके बाद उसका समराइजेशन है, और फिर एट एंड जो भी आपने फाइंड आउट की समरी, उसको आपको कम्युनिकेट करना है इसके यूज़र को, ताकि वो अपने डिसीजन लेने में इसकी हेल्प ले सकें। तो ये हमने अकाउंटिंग को समझा ब्रीफ में। तो ये हमने मीनिंग समझा। अब मीनिंग समझने के बाद इसमें से क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स बाहर आ रहे हैं वो और समझेंगे, जिससे इसका मीनिंग और अच्छे से अपने को समझ में आएगा। आई होप आपको अकाउंटिंग की डेफिनेशन समझ में आई होगी, और इसके बेस पे अपन ने चारों के बेस पे एक कॉमन डेफिनेशन निकाली, वो भी आप समझ पाए होंगे। अब हम बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर या एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग की, जिससे अपन इसका मीनिंग और अच्छे से समझ पाएंगे। तो अभी अपन ने मोटा मोटी इसका प्रोसेस समझा, जिसमें रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन, कम्युनिकेटिंग आया, और साथ में इन सब में है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जरूरी है इसमें। फाइनेंशियल यानी कि दोज टर्म्स विच कैन बी मेजरेबल इन टर्म ऑफ मनी, जिसको अपन रुपए में, पैसे में काउंट कर सकें, उन्हीं को अपन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बोल सकते हैं। जैसे पर्टिकुलर कोई आइटम है, 100 रुपए का आइटम अपन ने खरीदा, तो ये 100 रुपए में मेजर हो रहा है, मेजरमेंट हो रहा है कि वो 100 रुपए में खरीदा, तो ये 100 रुपए उस चीज को फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बना देता है। तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आर दोज ट्रांजेक्शन विच कैन बी मेजर इन टर्म ऑफ मनी, यानी कि जिसको रुपए में, पैसे में, जिस ट्रांजेक्शन को अपन काउंट कर सकें, वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कहलाता है। तो उसमें इमोशंस हैं या किसी की क्वालिटेटिव टर्म्स हैं, वो अपन रुपए पैसे में काउंट नहीं कर सकते। जैसे अपने यहाँ कोई वर्कर है और वो पूरा काम करता है, उसको अपन ने सैलरी दी
5,000 रुपये महीने की, तो उस वर्कर को 5,000 रुपये महीने के अपन दे रहे हैं, तो ये एक पेमेंट जो है वो मनी में मेजरेबल है, यानी कि उसको 5,000 रुपये में अपन ने काउंट किया, तो ये ट्रांजेक्शन कहलाएगा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। लेकिन जो पर्टिकुलर पर्सन है उसका गुड बिहेवियर है, जो अपने यहाँ काम कर रहा है वो ईमानदार है, तो उसकी ईमानदारी को अपन अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ईमानदारी रुपए पैसे में काउंट नहीं की जा सकती, उसका बिहेवियर काउंट नहीं किया जा सकता। इसके अलावा और भी जो क्वालिटेटिव टर्म्स हैं वो मनी मेजरेबल नहीं है, तो वो अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं होगी। यहाँ पे ध्यान देने की चीज है, ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कैन बी रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी रिकॉर्डेड। तो ये हमने इसका मीनिंग समझा। अब इसके अपन कैरेक्टरिस्टिक्स समझेंगे ताकि ये और अच्छे से अपने को समझ में आए। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे अपन आ रहे हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें तो इसका जो फर्स्ट है रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ओनली, यही अभी अपन डिस्कस कर रहे थे। इट इज एन inherent limitation of accounting that we record only those transactions which are financial nature and which can be measurable in term of money। तो इसका पहला जो फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि इसमें ये इसकी लिमिटेशन भी बन जाती है कि केवल जो रुपए पैसे में काउंट हो सकता है उसी ट्रांजेक्शन को आप अकाउंटिंग में रिकॉर्ड कर सकते हो, और ऐसे जो क्वालिटेटिव टर्म्स हैं उनको आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि वो रुपए पैसे में काउंट नहीं की जा सकती। तो ये जो अपन ने पूरी डेफिनेशन समझी उसमें पहली चीज जो इसमें निकल के सामने आ रही है कि केवल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कैन रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग, सो नॉन फाइनेंशियल लाइक क्वालिटेटिव nature, behavior, it cannot be recorded in accounting. Now we discuss its second feature, recording of transaction in a chronological order. Only those business event which can be क्वान्टिफाइड इन मॉनेटरी टर्म, यानी कि जिसको रुपए पैसे में काउंट कर सकते हैं उसको रिकॉर्ड करना ही है, लेकिन उसको रिकॉर्ड करना है एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है डेट वाइज या टाइम वाइज, यानी कि जो ट्रांजेक्शन पहले हुआ है उसको आप पहले रिकॉर्ड करोगे। ऐसा नहीं कि आपने जैसे 1 जनवरी को कुछ परचेज किया और उसको आपने रिकॉर्ड किया ही नहीं, 2 जनवरी का ट्रांजेक्शन मान लो आपने और कुछ परचेज किया उसको रिकॉर्ड कर लिया, और 2 जन के बाद आप मान लो पिछला जो 1 जन का है वो रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो इसमें टाइम वाइज यानी कि डेट वाइज जो है ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे। कुल मिला के रोज के रोज ट्रांजेक्शन टाइम वाइज डेट वाइज रिकॉर्ड होंगे। बैक डेट में जाके आप कोई एंट्री नहीं कर सकते, कोई ट्रांजेक्शन बुक में एंटर नहीं कर सकते, रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ये अकाउंटिंग में होता है। तो ये दूसरा कैरेक्टर सामने आया कि जो भी ट्रांजेक्शन आप रिकॉर्ड करोगे वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी कि टाइम वाइज या डेट वाइज रिकॉर्ड करोगे। अब उसके बाद है थर्ड फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। तो इसमें फंक्शन जो है वो अपन ने समझे भी हैं उस डेफिनेशन में, उन फंक्शन को अपन ब्रीफ में एक बार समझ लेते हैं। इसमें 4-5 फंक्शन है, वो आप एक एक करके समझिए। ये फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग है, फिर उसके बाद अपन अगला कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। तो पहले ही पहला है आइडेंटिफिकेशन। तो सबसे पहले अपना जो भी ट्रांजेक्शन हुआ, इवेंट हुआ, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो रुपए पैसे में काउंट आप कर सकते हो, तो ही उसको बुक में रिकॉर्ड करोगे, बाकी रिकॉर्ड नहीं करोगे। तो पहला इसका फंक्शन हो गया अकाउंटिंग का आइडेंटिफिकेशन। All those economic event or transaction are identified which can be measured in term of money for recording। यानी कि कोई भी ट्रांजेक्शन कोई भी इवेंट रिकॉर्ड करने से पहले आपको उसको देखना है कि आपने उसको रुपए पैसे में काउंट कर सकते हो या नहीं। सेकंड है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग मैंने जैसा बोला अभी आपको, पर्टिकुलर रिकॉर्डिंग का पर्पस ये होता है कि हर चीज़ अपन याद नहीं रख सकते, तो उसको अपन बुक में लिख लेते हैं, और लिखने से वो चीज़ अपने एज ए रिकॉर्ड सेव हो जाती है और जब चाहे आप उसको वापस देख सकते हो। तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग जो होती है वो बेसिक बुक में होती है जिसको जर्नल बोलते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ अकाउंट्स इज एन आर्ट एंड ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्ड इन बुक कॉल्ड जर्नल। इस बुक को जर्नल कहा जाता है। जो अपन आगे जब प्रैक्टिकल पार्ट शुरू करेंगे तो उसमें अपन डिटेल में इस जर्नल को समझेंगे, और जब बिजनेस बहुत बड़ा हो तो उसमें जर्नल का
फर्दर डिवाइडेशन कर दिया जाता है और सब्सिडरी बुक्स में डिवाइड किया जाता है, जिनको सब्सिडरी बुक्स कहते हैं। वो हैं कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, और इन सब में अपने अपने रिकॉर्ड के रूल हैं। वो सारे अपन आगे जब प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे तब समझेंगे। अब अपन इसका अगला जो फंक्शन देखें वो है क्लासीफाइंग। जैसा मैंने बताया आपको, सिमिलर नेचर के जो चीज़ें हैं उनको अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज करना ही क्लासिफिकेशन होता है। तो अंडर दिस फंक्शन वी क्लासीफाई the entry of journal and subsidiary books into a book in account form which called ledger. After recording business transaction in the journal, subsidiary books, these are classified. Classify is a process of grouping transaction of similar nature at one place in a separate account in a chronological order. A separate book which is these account are to be maintained is called ledger. Separate account are kept for each customer, supplier, assets, liabilities, expenses, income. यहाँ पे हर एक का अलग अलग अकाउंट ओपन कर दिया जाता है, क्लासीफाई कर दिया जाता है, ताकि अपन हर एक अकाउंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकें। तो अभी एज ए थ्योरी अपन उसको डिस्कस कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन कहाँ होता है? लेजर में होता है। यहाँ इतना ही समझना इनफ है, लेकिन लेजर कैसे बनती है, क्या होता है, वो सारा प्रैक्टिकल पार्ट है जो अपन आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे तब समझेंगे। अभी अपन एज ए थ्योरी पार्ट इसको समझा। अब उसके बाद अपन अगला इसका फंक्शन देखें अकाउंटिंग का। तो अगला फंक्शन है समराइजिंग। तो क्लासिफिकेशन जो हमने लेजर में किया है उसी के बेस पे हम ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल अकाउंट बनाते हैं। तो वो एज ए समरी फॉर्म में होते हैं। इसको अपन समझते हैं। दिस प्रोसेस विच इज क्लासिफाइड डाटा इनटू लेजर इज प्रेजेंटेड टू मैनेजमेंट एंड अदर यूजर ऑफ द अकाउंटिंग in an understandable and useful manner. This process involves balancing of ledger account and preparation of trial balance. Thereafter, final account or financial statement are prepared, which involve preparation of trading and profit and loss account and balance sheet. यानी कि आपने साल भर में जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जर्नल में, उसको आपने क्लासीफाई किया लेजर में, और लेजर के बाद उन बैलेंस को, अकाउंट को आप एक सिस्टमेटिक फॉर्म में बैलेंस करके एक लिस्ट बनाते हैं जिसको ट्रायल बैलेंस बोलते हैं, और उसके बेस पे जो इसके फाइनल अकाउंट बनते हैं जिसमें ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट जो है वो शामिल है, जिससे हम पूरे साल में जो कुछ किया उससे कितना प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, वो फाइंड आउट कर चुके हैं। और वही प्रॉफिट लॉस और जो अपनी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन है कि किसको कितना देना है और किससे कितना लेना है, ये जो एसेट्स और लाइबिलिटीज के फॉर्म में, और इसकी जो बेसिक टर्म मैं जो बीच बीच में बोल रहा हूँ लाइक एसेट्स, लाइबिलिटीज, ये सारी की सारी अपन आगे और डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी एक मोटा मोटी अपन एक ब्रीफली उसका एक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। तो इसमें ये अगला वर्क जो हुआ वो हुआ समराइजिंग का। फिर लास्ट में होता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस में आप देख सकते हैं कि जितने भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको एक यूजफुल तरीके से ऐसे प्रेजेंट करना जिससे कि उसको यूज़र जो है अपने अपने पर्पज से यूज़ कर सकें। और बहुत सारे यूज़र हैं, जैसे क्रेडिटर जो अपने से पैसा मांगता है उसको अपने अकाउंट चाहिए होते हैं, बैंकर्स को अपनी फाइनेंशियल पोजीशन चाहिए होती है, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को प्रॉफिट में इंटरेस्ट होता है, प्रोप्राइटर को प्रॉफिट में इंटरेस्ट होता है। तो सबका अपना अपना इंटरेस्ट है, तो उसको उस तरीके से इंटरप्रिटेट करना, एनालिसिस करना जिससे कि इंफॉर्मेशन मिल सके। और लास्ट जो इसका काम है वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में क्या होता है, जितनी भी अपन ने इस अकाउंटिंग से इंफॉर्मेशन निकाली वो सारी की सारी जो उसके यूजर हैं उनको उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनको भेजना ही कम्युनिकेशन कहलाता है। तो ये कम्युनिकेशन हो गया। उसके बाद अपन वापस अपने चौथे कैरेक्टरिस्टिक्स पे आ जाते हैं, क्योंकि थर्ड हमने समझे थे फंक्शन। फंक्शन में ये 6 फंक्शन समझे। अब अपन आते हैं अगले कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अपने 4 डेफिनेशन जो ऊपर डिस्कस करी उसमें डेफिनेशन में कहीं आया अकाउंटिंग इज ए साइंस, कहीं आया अकाउंटिंग इज ए आर्ट। तो अकाउंटिंग इज ए आर्ट बिकॉज वी रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन ए सिस्टमेटिक मैनर। इफ वी कंप्लीट ए वर्क इन ए सिस्टमेटिक मैनर इट कॉल्ड आर्टिस्टिक, यानी कि आर्ट हो गया, वो किसी भी काम को ढंग से करना ये आर्ट है।
तो यहाँ पे हम हर एक चीज़ को सिस्टमेटिक मैनर में रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसलिए ये आर्ट भी है और उसके उसके साथ साथ ये साइंस भी है, क्योंकि साइंस इज ए बंच ऑफ प्रिंसिपल। साइंस में प्रिंसिपल होते हैं, अपने रूल होते हैं, लॉज होते हैं साइंस के, वैसे ही अकाउंटिंग के भी अपने प्रिंसिपल हैं। तो अकाउंटिंग को अपन दोनों चीज मान सकते हैं, साइंस एज वेल एज आर्ट्स। उसके बाद लास्ट जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्रोवाइडिंग सर्विस एक्टिविटी। अकाउंटिंग इज नॉट ओनली जनरेट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बट आल्सो फैसिलिटेट द वेरियस end user and useful information so that they can take appropriate decision। यानी कि अकाउंटिंग एक सर्विस प्रोवाइडिंग एक्टिविटी है जिसमें जो जो यूजर हैं उस अकाउंटिंग के और उनको जो जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारी अकाउंटिंग देती है। तो हमने एक ब्रीफ में इंट्रोडक्शन लिया अकाउंटिंग का, जिसमें उसका मीनिंग समझा, मीनिंग और साथ साथ कैरेक्टरिस्टिक्स समझे, और उसी कैरेक्टरिस्टिक्स के अंडर में हमने उसके फंक्शन भी समझे। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे। आप इसको अच्छे से आप नोट कर लें। इसका एक पीडीएफ जो है वो आपको साथ में भेजा जा रहा है। पीडीएफ को आपको अपनी क्लास वर्क में नोट करना है और एक कॉपी आपको होमवर्क कॉपी बनानी है जिसमें आपको होमवर्क करना है। तो ये आप अच्छे से फॉलो करें, और एक बार में आपको वीडियो समझ में नहीं आ रहा है तो बार बार देखें, इसको देखें, और इससे रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज हैं आप अलग से नोट कर लें। और कल जब लाइव क्लासेस होंगी तो आप उसमें इस चीज़ को समझ सकते हैं, और लाइव क्लास में जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप पूछ सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट। आपने जो कॉमर्स चूज़ किया उसके लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। और इन फ्यूचर ये सारी जो नॉलेज की बातें हैं जब अपन प्रैक्टिकल पार्ट पे आएंगे तो उस प्रैक्टिकल पार्ट के लिए ये जो थ्योरी की बातें हैं वो सारी आप अच्छे से समझेंगे। थैंक यू।